regulation of urine formation. The hormonal regulation of urine formation is depends on a feedback mechanism. अपन देखते हैं कि मेनली कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं. सबसे पहला देखते हैं अपन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन. तो देखिए ADH इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस and released through posterior pituitary अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कितना ADH हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है. इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. तो यहां पर देखिए क्या होगा कि हाइपोथैलेमस में है ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स and these receptors are sensitive for volume of body fluids. देखिए when we drink a lot of water, जब बहुत अधिक वाटर ड्रिंक किया अपन ने तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इज इंक्रीज्ड. बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि हाइपोथैलेमस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रिलीज कर रहा था क्या, ADH, तो ADH का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड ADH एक्ट्स ऑन लास्ट पार्ट ऑफ DCT and proximal part of collecting duct and it helps in the reabsorption of water. जब ADH का सिक्रेशन कम हुआ तो क्या हुआ, reabsorption of water in DCT is reduced. और इस कंडीशन में क्या होगा, अमाउंट ऑफ यूरिन इज इंक्रीज्ड. तो देखिए जब भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा ADH का सीक्रेशन क्या होगा, ADH का सीक्रेशन क्या होगा, कम होगा. जब भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ADH का सीक्रेशन क्या होगा, कम होगा. और इस कंडीशन में DCT में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा और अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा. इसके साथ साथ तो ADH है ये काम और करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, सो दैट ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने पर GFR भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. अब देखना अगर ADH का सीक्रेशन कम होगा तो अमाउंट ऑफ यूरिन बढ़ जाएगा और ये कंडीशन अगर लंबे टाइम पे रहती है तो उस कंडीशन को, उस डिजीज को बोलते हैं अपन डायबिटीज इंसिपिडस. और वेसोप्रेसिन है वो एक्चुअली डायूरेसिस को रोकता है, इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस, सो दैट इट कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो पहला तो है ADH. सेकंड अपन देखते हैं रेनिन.
रेनिन इज सेक्रेटेड बाई JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। लेकिन इससे पहले आप एक कंडीशन और देखेंगे आप एडीएच के अंदर कि जैसे स्वेटिंग वगैरह के कारण से या वोमिटिंग के कारण से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होने का मतलब एडीएच का सीक्रेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा तो डीसीटी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो एडीएच का सीक्रेशन क्या होगा, कम होगा। और जब भी बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो एडीएच का सीक्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रेनिन, जो कौन रिलीज कर रहा है, जेजीए। देखिए जब भी हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होगा इस कंडीशन के अंदर जीएफआर भी क्या होगी, कम होगी। और जीएफआर का कम होने का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा, जेजीए पर। और जेजीए क्या करेगा, रिलीज करेगा रेनिन। अभी अपन ने देखा था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम इज टेक्स प्लेस इन डीसीटी। यहां पर एक कंडीशन है कि जब भी ब्लड प्रेशर फॉल होगा तो जीएफआर क्या होगी, कम होगी। जीएफआर का कम होने का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस पर। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। अब रेनिन क्या करेगा, एक प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, इनएक्टिव प्रोटीन। रेनिन के प्रेजेंस के अंदर एंजियोटेंसिन फास्ट तो देखिए यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन एक इनएक्टिव प्रोटीन है जिसमें करीब 483 एमिनो एसिड्स हैं। और कोई भी इनएक्टिव प्रोटीन है उसको एक्टिव करने के लिए उसको कुछ पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आते आते केवल 10 पेप्टाइड बॉन्ड रह जाते हैं। तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। फिर भी एक्टिव नहीं है तो क्या किया, रेनिन और एंजियोटेंसिन कन्वर्टर फैक्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टर फैक्टर विच इज रिलीज फ्रॉम लंग्स। तो ये इसे 2 पेप्टाइड बॉन्ड को और हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है जो क्या है, एक्टिव है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड 2 तरह के फंक्शन करता है। एक तो इसका फंक्शन क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब जीएफआर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां देखिए आप, जब भी ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, जीएफआर कम हुई तो जेजीए ने रिलीज किया रेनिन। और रेनिन का मेन फंक्शन क्या है कि प्लाज्मा की एक इनएक्टिव प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, उस एंजियोटेंसिनोजन को ये एक्टिव एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। और एंजियोटेंसिन सेकंड है वो जो एक्टिव प्रोटीन वो क्या कर रहा है, एक वैसोकंस्ट्रक्शन का काम करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है और जीएफआर भी बढ़ रही है। दूसरी ओर ये काम करता है किस पर,
एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए? यानी कुल मिलाकर ये क्या कर रहा है? एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को बढ़ा रहा है। और एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? इट इंक्रीज सोडियम एंड वाटर इन DCT। तो DCT में जो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है किस पे डिपेंड है? ADH और दूसरा एल्डोस्टेरोन। तो देखिए रेनिन का मेन रोल क्या रहा कि जो प्लाज्मा की इनएक्टिव प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन, उसको उसने एक्टिव एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट किया। और एंजियोटेंसिन सेकंड ने क्या किया? एक और तो GFR को बढ़ाया और दूसरी ओर उन्होंने क्या किया? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करके DCT में सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देती है। तो ये सेकंड था रेनिन, फर्स्ट था ADH। थर्ड देखते हैं अपन। ANF, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। ANF, एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। तो यहां पर देखेंगे अपन, देखो जब भी ब्लड प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? एट्रिया ऑफ हार्ट रिलीज ANF। कंटिन्यू ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कंटिन्यू ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, GFR भी बढ़ रही है। इस कंडीशन में हमारे हार्ट के एट्रिया रिलीज करेंगे एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। और एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर क्या करेगा? ये काम करेगा एक वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा। और ब्लड प्रेशर के कम होने पर क्या हुआ? GFR भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो ANF है वो क्या काम करता है? इट इनहिबिट द reabsorption of sodium in DCT and increase the absorption of potassium। यानी DCT में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। DCT में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि देखिए ADH और रेनिन ये दोनों ही ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ANF क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। इसका मतलब ANF एक्ट्स अगेंस्ट बोथ ADH एंड रेनिन, दोनों के अगेंस्ट कार्य कर रहा है। या आप ये कह सकते हैं कि ANF है वो एल्डोस्टेरोन को सीक्रेशन को भी रिड्यूस कर रहा है और कुल मिलाकर के ये रेनिन के सीक्रेशन को भी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये देखा आपने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें ADH, रेनिन और ANF। अब अपन देखते हैं कि किस तरह से यूरिन कंसंट्रेट हो रहा है। उसके लिए एक मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट फ्लो और काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी यूरिन को कंसंट्रेट करने की मैकेनिज्म। सबसे पहले अपन देखते हैं काउंटर करंट क्या है। देखिए कोई भी दो पैरेलल आर्म और दो पैरेलल आर्म में अगर कोई फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यों या यों,
उसको अपन बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो। तो यहां पर देखते हैं अपन, देखो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट का फ्लो इन दोनों आर्म में हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है, ये काउंटर करंट फ्लो हो रहा है। अब देखते हैं अपन वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा, वासा रेक्टा की दोनों आर्म्स में भी जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी काउंटर करंट फ्लो हो रहा है। ये है हेनले लूप और ये डिसेंडिंग आर्म रेक्टा और डिसेंडिंग आर्म लूप ऑफ हेनले इधर, असेंडिंग आर्म वासा रेक्टा। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस concentrated urine. The concentrating of urine depends on length of loop of Henle and vasa recta also helps in concentrating the urine. Next, in both the arms of loop of Henle, the ultrafiltrate flow in opposite direction. It is called counter current flow. As similar, the blood is also flow in vasa recta as counter current pattern. दोनों में क्या हो रहा है, काउंटर करंट पैटर्न के से जो फ्लूइड है उसका फ्लो हो रहा है। तो देखिए the counter current flow in loop of Henle and vasa recta and their proximity, यानी दोनों का काउंटर करंट फ्लो और दोनों की निकटता, एक दूसरे के पास पास होना, they help in or they maintains increasing osmolarity of medullary fluid from 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter. काउंटर करंट फ्लो और दोनों की प्रोक्सिमिटी ये क्या करते हैं, कोर्टेक्स से लेकर के मेडुला की ओर जो फ्लूइड है उसकी बढ़ी हुई ऑस्मोलिटी को मेंटेन करते हैं। कहाँ से कि कोर्टिकल रीजन में आपको बताया ऑस्मोलिटी कितनी 300 मिलीओस्मोल पर लीटर और यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी होगी 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर। अब देखते हैं अपन, देखो यहाँ पर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेट है तो उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, बॉडी फ्लूइड के इक्वल 300 मिलीओस्मोल पर लीटर।
लेकिन इस आर्म में से किसके लिए परमेबल है? S2। तो इस कंडीशन में ऑस्मोटिक कंटिन्यू क्या होगा? बढ़ती चली जाएगी। 400, 600, 800 और यहां पहुंचते पहुंचते कितनी होगी? 1200 मिली पर लीटर। कंटिन्यू ऑस्मोटिक क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये आर्म किसके लिए परमेबल है? सोडियम क्लोराइड के लिए। तो यहां पर ऑस्मोटिक वापस क्या होगी? रिड्यूस होगी। जैसे यहां पहुंचते पहुंचते होगी 800, यहां पे होगी मान लिया 600, 400, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और यहां पर जो अभी इसमें ब्लड है उसकी ऑस्मोल कितनी? यही 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है ये इंटर हो रहा है कहां पर? इसमें। ये इंटर हो रहा है कहां पर? इसमें। इसलिए इसकी ऑस्मोलिटी कंटिन्यू क्या हो रहे हैं? बढ़ती जा रही है। और यहां पहुंचते पहुंचते कितनी होगी पर लीटर? लेकिन ये जो आर्म है इस आर्म में से NaCl तो रिलीज हो रहा है और वाटर इंटर हो रहा है। तो ऑस्मोलिटी देखिए यहां पर 1200 से कितनी आ गई? 800, 600, 400 और 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब यहां पर आप देखें डिसेंडिंग आर्म, चाहे वो लूप ऑफ हेनले की है चाहे डिसेंडिंग आर्म है वो वासा रेक्टा की है, दोनों में ही कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर चलते हैं तो ऑस्मोलिटी इंक्रीज होती चली जाती है। और मेडुला में आते आते ऑस्मोलिटी कितनी हो जाती है? करीब 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक हो जाती है। एसेंडिंग आर्म, चाहे वो लूप ऑफ हेनले है चाहे वो वासा रेक्टा है, दोनों के फ्लूइड की ऑस्मोलिटी मेडुला से कॉर्टेक्स की ओर देखे रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहां पर क्या बताएंगे? द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in increasing the osmolality of inner medullary fluid, and this osmolality is due to presence of NaCl and यूरिया। ये इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी कितनी? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। किस कारण से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। अब अपन देखते हैं यहां पर सोडियम क्लोराइड कहां से आ रहा है और यूरिया कहां से आ रही है। तो देखें सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड इट एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा। यानी सोडियम क्लोराइड है वो लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग आर्म से कहां जा रहा है? वासा रेक्टा की डिसेंडिंग आर्म में जा रहा है। एंड द सोडियम क्लोराइड इज रिटर्न बैक टू मेडुलरी फ्लूइड फ्रॉम असेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा। यानी लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग आर्म से तो कहां गया? वासा रेक्टा की डिसेंडिंग आर्म में। और वासा रेक्टा की असेंडिंग आर्म से वापस कहां पे आ गया? मेडुलरी फ्लूइड में आ गया। ठीक है। minute amount of urea is enters into thin segment of ascending arm of loop of Henle। कुछ यूरिया के अमाउंट है वो लूप ऑफ हेनले के ascending arm के थिन सेगमेंट में एंटर होती है एंड रिटर्न बैक टू इंटरस्टेटल फ्लूइड फ्रॉम लास्ट पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट से वापस क्या आता है? यूरिया यहाँ पे आ जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब फ्लूइड पहुँच रहा है तो उसकी ऑस्मोलिटी कंटिन्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और इस कारण से यहाँ पे क्या होगा?
more and more water is reabsorbed by collecting duct and we produce about 4 times more concentrated urine than the body fluid। इस पूरे पैटर्न को अपन एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि मैमल्स कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने में कैपेबल हैं और यूरिन की कंसंट्रेटिंग डिपेंड करती है किस पर, एक तो लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरा वासा रेक्टा। देखिए लूप ऑफ हेनले की दोनों आर्म्स में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है उसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं काउंटर करंट फ्लो, और वासा रेक्टा की दोनों आर्म्स में भी ब्लड का फ्लो काउंटर करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों में काउंटर करंट फ्लो और दोनों की प्रोक्सिमिटी ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं कि ये जो इनर मेडुलरी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करते हैं, कितनी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और ये ऑस्मोलिटी है किस कारण से, सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण से। अब अपन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड और यूरिया मेडुलरी फ्लूइड में कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया कि सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड इट एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा एंड रिटर्न बैक टू मेडुलरी फ्लूइड फ्रॉम असेंडिंग आर्म ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर। नेक्स्ट, minute amount of urea is enters into ascending arm of loop of Henle and returned back to medullary fluid so that the urea and NaCl are deposited in inner medullary fluid which maintain the high osmolarity of inner medullary fluid about 1200 milliosmol per liter। और इस कारण से क्या होगा, मोर एंड मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय कलेक्टिंग डक्ट एंड वी प्रोड्यूस अबाउट 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड यूरिन देन द बॉडी फ्लूइड। यानी हमारी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कितनी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और हमारा जो यूरिन है उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन। यूरिनेशन और मैक्चुरेशन। तो देखें द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैक्चुरेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरिन की अमाउंट अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे। light yellow in color and pH about 6। acidic। देखिए the urine is formed by nephrons and carried it to urinary bladder till the voluntary signals are given by central nervous system। यानी यूरिन फॉर्मेशन तो हो रहा है नेफ्रॉन में और कलेक्ट हो रहा है कहाँ पर, लगातार यूरिनरी ब्लैडर में। कब तक, जब तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सीएनएस से इसको वॉलंटरी सिग्नल नहीं मिलते हैं। ठीक है। द सिग्नल्स ऑफ मैच्योरेशन इज इनिशिएटेड बाई stretch receptors। The signals are initiated by stretch receptors which are present in wall of urinary bladder when the urinary bladder get filled with urine। जब urinary bladder यूरिन से फिल हो जाता है उस कंडीशन के अंदर उनकी वॉल में पाए जाने वाले स्ट्रेच रिसेप्टर्स ये सिग्नल पहुंचाते हैं कहाँ पर, सीएनएस तक। और सीएनएस के मोटर मैसेज मिलते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, किसके लिए, फॉर
initiate the contraction of smooth muscles of urinary bladder and रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। यानी जब भी यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल होता है उस कंडीशन में जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये सिग्नल देते हैं सीएनएस को, और सीएनएस मोटर मैसेज देता है यूरिनरी ब्लैडर को। किसके लिए? कि यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और जो यूरेथ्रा के बेस पर जो स्फिंक्टर हैं उनकी मसल्स क्या होती हैं? रिलैक्स होती हैं, सो दैट यूरिन इज पास आउट फ्रॉम द बॉडी। और यूरिन का पास आउट होने क्या है? माइक्चुरेशन है। द यूरिन कंटेन्स अबाउट 94% ऑफ वाटर, 2% of urea, and rest of 96% water, 2% urea, and rest of the part contains different materials such as uric acid, hippuric acid, creatinine, some drugs, pigments, etc. तो देखिए, the characteristics of urine is depends on different conditions, and the analysis of urine have clinical significance of diagnosis of some metabolic disorders and malfunctioning of kidney। यानी यूरिन की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं या डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, और यूरिन का जो एनालिसिस है वो डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और किडनी के जो मेल फंक्शंस हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, एंड कीटोन बॉडीज, कीटोनूरिया आर इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडी है इसका मतलब क्या है? डायबिटीज मेलिटस है। अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसका मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्वेलिंग इन ग्लोमेरुलस। अगर केवल कीटोन बॉडीज हैं तो कीटोन बॉडीज कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं? डायबिटीज मेलिटस एंड प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, लंबे समय तक भूखा रहने पर भी कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं या फिर डायबिटीज मेलिटस में भी हो सकती हैं। प्रेजेंस ऑफ क्रेटिनिन इंडिकेट्स स्टारवेशन और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म या स्टारवेशन के कारण से, भूख हड़ताल के कारण से भी यूरिन में क्रिएटिन प्रेजेंट हो सकती है। इसका मतलब यूरिन का जो एनालिसिस है वो डिफरेंट तरह की डिजीज़ और डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यूरिन की अमाउंट कितनी है? 1 to 1.5 लीटर पर डे। इट इज़ लाइट येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स। पीएच है 6, और ये बनता तो कहाँ पर? नेफ्रॉन में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है जब तक कि इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल नहीं बन जाते। सिग्नल कौन इनिशिएट करता है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। कहाँ पे है? वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में। और जब भी यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल होता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिग्नल देते हैं सीएनएस को। सीएनएस के द्वारा दिए गए जो मोटर सिग्नल्स हैं और मोटर मैसेज हैं उनके कारण से
जो यूरिनरी ब्लडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, स्फिंक्टर की मसल रिलैक्स होती हैं, तो यूरिन पास आउट होता है और इसी को अपन बोलते हैं माइक्चुरेशन। लेकिन यूरिन में देखेंगे अपन 96% वाटर और बाकी पार्ट में 2% यूरिया और उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ हिपोरिक एसिड है ना, क्रेटिनिन है, ड्रग्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हैं। तो लेकिन इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करती है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। और यूरिन का जो एनालिसिस है उसकी भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज और कीटोन बॉडी है तो इंडिकेट करता है डायबिटीज मेलिटस को। अगर इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है इसका मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का इंडिकेशन है। अब कीटोन बॉडी दो कंडीशन में हो सकती हैं, डायबिटीज मेलिटस में भी हो सकती हैं, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में भी हो सकती हैं। और क्रेटिनिन है वो कब हो सकता है, स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर हो सकता है या हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हो सकता है। तो इस क्लास में अपन ने देखा कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटिंग द यूरिन यानी काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म, और साथ में यूरिन का जो कंपोजिशन है ये। ओके, थैंक्स।